एक ही परिवार के हैं। हेलो। जी जी डॉक्टर साहब जी हम लोग प्लीज। मॉर्निंग क्लास के सारे मेंबर्स को मेरा प्रणाम। अभी हमें 1 घंटे पहले ही अमन जी ने बताया कि भाई साहब हमारे नितिन जी वो आज कहीं रास्ते में फंसे हुए हैं, तो ये उसके बारे में चर्चा आज नहीं कर पाएंगे। हमने ये सोचा कि फिर हम थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड ये रिवर्सल ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, खासतौर पर हेल्थ से मतलब है हमारा समग्र स्वास्थ्य संवर्धन जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। थोड़ी सी कुछ टिप्स को इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं आज की क्लास में। ये हमने पहले एक बार साधना मंदिर में भी ये प्रोग्राम कुछ महीने पहले किया था, शायद कुछ लोगों ने इसको अटेंड भी किया हो उस समय। इसमें हम लोग मेन जो हमारी सुबह से रात तक की जो दिनचर्या होनी चाहिए उस पर, और खास तौर पर आज जो हमारे खान पान में जो अशुद्धियां हैं, जो हमारे रोज के हम गलतियां करते हैं अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड, उसके संबंध में हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो समग्र स्वास्थ्य जैसे हमने कहा कि क्या होता है, होलिस्टिक हेल्थ जिसको हम कहते हैं, वो आता है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक, ये सारे ही कंपोनेंट्स जो है जब हमारे स्वास्थ्य में मिलते हैं, जब हम इन सब के प्रति जागरूक होते हैं, अपने शरीर के प्रति जागरूक होते हैं, अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं, और अपना भावना अपने समाज के बारे में हम लोगों को, जैसे वसुधैव कुटुंबकम है और सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया वाली जो हमारी धारणा है, वो जब तक हमारी होती नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम इसमें एक एक करके थोड़ा शॉर्ट में चर्चा करेंगे कि हम क्या इसमें कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम क्या कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम सभी जानते हैं कि हम समय पर सुबह जागें और अपने नियम रोज का, जैसे प्राणायाम है, ध्यान है, थोड़ी व्यायाम है, और फिर उसके बाद में अपना ध्यान है, ये सब चीजें हम जब करते चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम धीरे धीरे अपना फिर नियम जो हमारा होलिस्टिक समग्र स्वास्थ्य के प्रति जो नियम है उसके बारे में हम और किस तरह से कौन कौन सी चीजों को हम जो है जोड़ेंगे और क्या क्या ध्यान हम रखेंगे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस पे ये आज अमन जी, आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व इसी महीने में मैंने एमबीबीएस की अपनी परीक्षा पास की थी 1973 में। मई के महीने में ही हमारा एग्जाम और रिजल्ट आ गया था। तो मुझे ठीक 50 साल हो गए हैं जब मैंने अपना एमबीबीएस की परीक्षा पास की थी। तो उस समय जो हमें पढ़ाया जाता था और आज जो हम सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, वो लगभग बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं, जिसके बारे में हम धीरे धीरे अब चर्चा इस पर आगे करने जाएंगे, कर रहे हैं। प्लीज आगे बढ़ेंगे हम। तो सामाजिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये हमारे सब सारे कंपोनेंट्स रिपीट होते जाएंगे थोड़ी देर में, इसके साथ ही अलग और स्लाइड स्लाइड। तो आज हम देख रहे हैं कि जो है बहुत सारे लोगों की जो है असामयिक मृत्यु होती जा रही है, और जो ऐसे ऐसे डिजीजेस से वो अपने उनका शरीर खत्म हो रहा है, जिसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे हम बच सकते हैं। खासतौर पर जो है हमारी डाइट और लाइफस्टाइल, हम लोग जो खा रहे हैं आज, और जो हमारी लाइफस्टाइल सुबह से शाम तक की है, उसको हम देखें तो उसका उनके ऊपर अगर हम जागरूक हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम अपने इन बहुत सारी बीमारियों से अपने को बचा सकते हैं। जो बीमारियों का जो है ये कुछ बीमारियां जरूर फैमिलीज में चलती हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी डाइट्स पर ही, डाइट्स की वजह से, हमारे खान पान की वजह से ही हमारे शरीर को बर्बाद कर रही हैं। इसलिए हमें उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हम अपने इन क्रॉनिक बीमारियों से अपने जो ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और खास तौर पर आज ब्रेन स्ट्रोक्स वगैरह हैं, उनकी वजह से जो डेथ्स हो रही है उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत ही जागरूक रहने की जरूरत है और अपने खान पान में बहुत ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है। ये हमारा आज का जो है समग्र स्वास्थ्य जो चर्चा हम करने जा रहे हैं उस पर ये बहुत ही स्ट्रेस इस पर दी जा रही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। 7 स्वास्थ्य बिंदु जो हैं हमारे समग्र स्वास्थ्य संवर्धन के लिए खास मानते हैं हम लोग। उनमें है एक वेट कंट्रोल, वजन को हम नियंत्रित कैसे करें। वजन कंट्रोल करने के लिए आपका खान पान क्या होना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए। दूसरी है व्यायाम। तीसरा है पोषण, न्यूट्रिशनल डाइट किसको हम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है, रक्तचाप क्या है, खून में शर्करा क्या है, धूम्रपान, अगर इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा इन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। वजन, वेट कंट्रोल, वेट को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। वेट को कंट्रोल, मेरे ख्याल है आवाज आ रही है हमें ठीक अमन जी? जी बिल्कुल ठीक आ रही है डॉक्टर हाँ, साहब। वेट कंट्रोल से रिलेटेड जहां हम चर्चा करते हैं तो हमें अपने डाइट में फाइबर युक्त डाइट, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और सलाद है, और जो है साबुत अनाज हैं, इस तरह की चीजें हमें लेनी पड़ती हैं। इस पर शायद फिर से हम बीच में ये पॉइंट चर्चा करते जाएंगे। दूसरा हमारा व्यायाम, जरूर इसमें हमें जरूर अपने दैनिक दिनचर्या में व्यायाम को सम्मिलित करना चाहिए। व्यायाम कितना होना चाहिए, कब होना चाहिए। एटलीस्ट मॉर्निंग में उठने के बाद, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद, अगर हम कम से कम आधे घंटे का ब्रिस्क वॉक भी करते हैं। ब्रिस्क वॉक का मतलब आप थोड़ा, आपका थोड़ा शरीर जो है बहुत तेजी से चल रहे हैं, आप आराम आराम से नहीं चल रहे हैं, उसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं। वो हो, और योग हो उसके साथ में, एक्सरसाइज प्राणायाम वगैरह उसके साथ में, हम लोग वॉकिंग के साथ में बाद में योगिक क्रियाएं करें। जैसे अमन जी ने हमको पीछे कई बार ये मॉर्निंग में कराया हुआ है, योगिक एक्सरसाइजेज कराई हुई हैं। उसके बाद न्यूट्रिशियस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हम ये वॉकिंग, ये व्यायाम आदि क्रिया करते हैं। न्यूट्रिशियस डाइट में ही हम कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बारे में भी चर्चा करते हैं। न्यूट्रिशियस डाइट क्या है, अगर हम अपने खान पान में, अपने खाने में सुबह से शाम तक बजाय तली चीजें लेने के, और बेतमाम आज जो बाहर बाजार की चीजें बच्चे खा रहे हैं, हमारे बहुत सारे जो लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल है वो तो सब भी अपनी एक नियमित लाइफस्टाइल वाले हैं, अपना आहार भी उनका काफी शुद्ध और सात्विक है। लेकिन जो आज हमारे बच्चे और हमारे परिवार में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पर हमारा जो है खान पान बहुत ही दूषित है, जिसकी वजह से बच्चों का वेट बढ़ रहा है, उनको जो है कोलेस्ट्रॉल की, बहुत ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ रहा है। वो लोग अपने देर में जागने के कारण अपना कोई उनका जो व्यायाम भी करते हैं तो उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो इस न्यूट्रिशियस डाइट में हम लोग खास तौर पर अधिक से अधिक फलों को लें, अधिक से अधिक सब्जियों का इस्तेमाल करें, जो मौसमी सब्जियां हैं, मौसमी फल हैं, और अधिक से अधिक हम होल व्हीट, होल ग्रेन्स इसको कह सकते हैं हम। जैसे आज तो काफी मिलेट्स का समय आ गया है, और हम खाना जो भी लें, दालें हैं, दालों को, साबुत दालों को इस्तेमाल करें। और ये मिलेट्स वगैरह जो आजकल छोटे जो अनाज नए आ रहे हैं, इस साल को 2023 को हमने वैसे भी हिंदुस्तान में ईयर ऑफ द मिलेट से हम मना रहे हैं, और सब जगह इसके उत्पादन को, मिलेट्स के उत्पादन को हम लोग बढ़ा रहे हैं। जैसे क्या है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, और इस तरह के जो छोटे अनाज, जो मिलेट्स जिन की कैटेगरी में जो लोग, जो अनाज आते हैं, उनको हम अगर इस्तेमाल उनका अधिक कर सकें, साबुत दालों का इस्तेमाल अधिक कर सकें, और तेल को भी हम लोग ज्यादा ना लें। तेल भी अगर हम लेते हैं तो कच्ची घानी का तेल लें, या फिजिकली रिफाइंड ऑयल्स का इस्तेमाल करें। फिजिकली रिफाइंड का मतलब है जैसे सरसों का तेल है, ये मूंगफली का तेल है, और नारियल का तेल है, ये रिफाइंड ना हो, और निकालने के बाद में उनको फिजिकली छना हुआ तेल हो, उसको कहते हैं फिजिकली रिफाइंड तेल। ये हमारी न्यूट्रिशियस डाइट के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो न्यूट्रिशियस डाइट वही है जिसमें हम लोग अधिक से अधिक फल लें, अधिक से अधिक सब्जियों का इस्तेमाल करें, होल साबुत अनाजों का इस्तेमाल करें, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये जो है मिलेट्स, और इन जो जिनमें प्रोटीन युक्त अनाज हैं, जिनमें फैट्स नहीं होती हैं, उन अनाजों को इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी हमारी कम बॉडी में जाएगी, और हमारा जो ब्लड प्रेशर अगर है भी तो वो उससे काफी कम होगा। ब्लड प्रेशर के लिए भी हम लोग खान पान में एक खास चीज है, नमक की मात्रा हम लोग कम से कम लें। हम हमारा ये आज का साइंस ये मानता है कि जो खान पान की चीजें जो हम लोग खा रहे हैं, सब्जियां हैं, फल हैं,
ये जो अनाज, साबुत अनाज है, इनमें भी काफी मात्रा में जितनी शरीर को हमारी आवश्यकता है उतना नमक ऑलरेडी हमें मिल रहा है, फिर भी हमें नमक लेना पड़ता है। तो हम लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, वो भी कम से कम इस्तेमाल करें। और तो हमारा जो ब्लड प्रेशर भी अगर है तो वो नॉर्मल होएगा, अगर कोलेस्ट्रॉल है तो नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। ब्लड शुगर का लेवल भी, इन सब चीजों को अपनाने से ब्लड शुगर का लेवल भी हमारा नहीं बढ़ेगा। ये सारी चीजें जो हमारी है इंटरलिंक्ड हैं। अगर वो हमारी आपस में ये 7 बिंदुओं में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ब्लड शुगर का भी इसी से कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर भी अगर है तो वो भी कंट्रोल होगा। अगर हम ये सारे पॉइंट्स पर, हमारे वजन पर हम कंट्रोल करते हैं, व्यायाम हम करते हैं, एक्सरसाइज हम करते हैं, योगा करते हैं, और डाइट हमारी बहुत ही जो जिन चीजों पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस तरह की डाइट है, और कोलेस्ट्रॉल हमारा कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर हमारा नहीं बढ़ रहा है, हमने अपने वजन पर नियंत्रण किया है, और शर्करा भी, अगर ब्लड शुगर है भी तो वो हमारे इन 7 पॉइंट्स पर हम लोग ध्यान देंगे तो वो नॉर्मल आ जानी है। धूम्रपान पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे इसमें थोड़ा सा, क्योंकि धूम्रपान का भी बहुत ही बड़ा रोल हमारे ये कोलेस्ट्रॉल के लिए या और बीमारियों के लिए, खासतौर पर हार्ट डिजीज के लिए, स्ट्रोक के लिए बहुत बड़ा रोल है। ये हमारी सारी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ये खून की सप्लाई को हार्ट में बंद कर देते हैं, ब्रेन की सप्लाई को बंद कर देते हैं, और हमारे जो लेग्स हैं जिनमें हमारे चलने की शक्ति हमें मसल्स को मिलती है, उनकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। अभी ये महीना चल रहा है हमारा, आज से अभी ठीक 10 दिन बाद हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं। तो हम सभी जितने लोग हैं, हम संकल्प लें कि धूम्रपान के बारे में लोगों को बताएं, और धूम्रपान से हम अपने शरीर को, अपने को बचाने के लिए प्रयासरत रहें। हम लोग जितने भी हमारे संपर्क में आने वाले लोग हैं, उन सबको हम लोग समझाएं कि धूम्रपान, तंबाकू के बारे में और धूम्रपान के बारे में, हुक्का है, तंबाकू है, छैनी है, गुटखा है, सिगरेट है, जितनी भी चीजें हैं, इन सब में टोबैको जो निकोटीन होता है वो हमारी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर देता है, और ये सब दुनिया भर के कैंसर्स हमारे बॉडी में उत्पन्न कर देता है। हमारी जो शरीर की जो क्रियाएं हैं उसमें सारा मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है, और ब्लड सप्लाई हर ऑर्गन्स की कम हो जाती है, आंखों से लेकर पैर की उंगली तक कोई अंग ऐसा नहीं बचता जिसमें इसका दुष्प्रभाव ना होता हो। इसलिए हम लोग, कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट संबंध है आपका ब्लड वेसल्स में, कोलेस्ट्रॉल, ये धूम्रपान का सीधा संबंध है कि हमारे ब्लड वेसल्स में तमाम टार है, इस तरह की चीजें जमा हो जाती हैं और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। तो हम लोग धूम्रपान पर भी ध्यान दें, धूम्रपान जो लोग करते हैं वो ना करें, अगर करते हैं तो उसको छोड़ दें। अगले उस पर चाहेंगे हम लोग, इस मेरे ख्याल यही बिंदु हमारे फिर से आते आगे थोड़ा थोड़ा चर्चा बीच में होगी। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे अमन जी हम लोग। तो क्या कम करें और इनसे क्या होगा, ये जो है अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैदा हम लोग ना लें, चीनी को कम से कम ना के बराबर लें, होल ग्रेन्स को जैसे मिलेट्स हैं, होल व्हीट है, साबुत दालें हैं, इनका इस्तेमाल ज्यादा करें, और चीनी के बजाय हम लोग गुड़ का इस्तेमाल करें, देसी खांड का इस्तेमाल करें, पाम जैगरी है उसको इस्तेमाल करें, और अगर हम शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो करें। नमक हम लोग ना लें, नमक को जहां हद तक हो सके कम से कम लें, हो अगर लेना ही पड़ता है तो हम लोग सेंधा नमक लें, रॉक साल्ट लें। ये जो है हम टिप्स अभी पिछली स्लाइड में भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, और मेरे ख्याल आगे फिर से इस पर चर्चा हमारी होगी। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग आगे। कौन सा तेल इस्तेमाल करें, ये अभी हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि हम रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल ना लें, डालडा को बिल्कुल ना लें, हाइड्रोजनेटेड फैट्स जिनको कहते हैं, जो आपके आज हम लोग देख रहे हैं तमाम बिस्किट्स में, चिप्स में, पैक्ड फूड्स में, रेस्टोरेंट फूड्स में जो आज हमको फैट्स मिल रहे हैं, जिसको हमको खाना परोसा जा रहा है, जो हम बड़ी शान से ला करके कहते हैं हम लोग डिब्बा बंद खाना खा रहे हैं, उन सब चीजों में ये सब रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, और हाइड्रोजनेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं। और हम लोग क्या लें, हम लोग कच्ची घानी का तेल लें, सरसों का तेल बहुत सुंदर है, उसको हम लोग 2 बार आराम से ले सकते हैं। फुट प्रेस्ड जिसको हम कह सकते हैं, वो उस कच्ची घानी के तेल को, और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स जो है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, तिल का तेल है, और मूंगफली का तेल है, इनको हम लोग लें। और घी का जहां तक सवाल है, घी पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जरूर है। अगर आपके सामने आपके घर में कोई भारतीय नस्ल की देसी गाय का घी आपको
उपलब्ध हो पाता है, जिसको आजकल A2 घी कहा रहा है। इसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, बार बार रिसर्चेज इसमें हो रही हैं, बट इसमें भी पिछले दो तीन दशकों में काफी काम हुआ है। और घी को स्वास्थ्य के लिए उसी घी को हेल्पफुल माना गया है जो ये इंडियन नस्ल की देसी गाय का घी हो, जिसको A2 मिल्क हम कह सकते हैं। बाकी जो आज बाजार में जो हमें मिल रहा है वो किस गाय का है, किस चीज का है, कौन से केमिकल्स का है, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, कौन से जानवरों का है कि क्या है, इसको बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो हमारा ये मानना है कि हम जब तक हम अच्छी तरह से जानते नहीं हैं कि इस घी का स्रोत क्या है और कहाँ से आ रहा है, तब तक उस घी का इस्तेमाल मैं सोचता हूँ ना करें तो ज्यादा अच्छा। मैंने तो पिछले 2 साल से ये सब चीजों को, घी वगैरह और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स को बंद ही कर दिया है और वीगन लाइफस्टाइल को अपना लिया है, यही सब देखते हुए कि ये जो इसका जो स्रोत होता है इसका पता नहीं होता कि हम कहाँ से हमें मिल रहा है और क्या खाने को हमें परोसा जा रहा है। और ये जो हमारे जितने भी बाजार में प्रोसेस्ड मील्स आ रहे हैं, वो उसमें हम लोग क्या खा रहे हैं, इसके बारे में हमें नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इसके बाद फल और सब्जियों के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो फल और सब्जियां भी जो है सीजनल जो भी हैं आपकी, जैसे आ, इनको भी हम लोग अगर थोड़ा सा स्टीम कर लें, उनको फल सब्जियों को बहुत अच्छी तरह से धो लें, जो भी आपका शुद्ध जल है घर में उससे खूब अच्छी तरह से 4-5 बार धुले हुए सब्जियां फल हों, और सब्जियों को हम लोग स्टीम कर लें या उनको हाफ बॉईल कर लें, उसको इस्तेमाल करें। और स्प्राउट्स का, जैसे स्प्राउट है, चने हैं, मूंग है, जो भी हमारे स्प्राउट्स में घर में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी इवन ड्राई छोटे जो है मूंगफली को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं जो है इनको भी हम लोग, गेहूं को स्प्राउट कर सकते हैं, दालों को स्प्राउट कर सकते हैं, चना है, मूंग है, ये सब चीजों को हम लोग अच्छे से स्प्राउट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स और जहां तक सवाल फलों का है, सब्जियों का है, फलों को हम जितनी बार ले सकें, 2-3-4 बार भी अगर हम सब 4-5 सर्विंग्स भी लेते हैं तो इस पर बहुत काम हो रहा है। आज दुनिया में इस पर बहुत रिसर्च हो रही है कि जो लोग फल और सब्जियां दिन में ज्यादा से ज्यादा बार लेते हैं, जो सीजनल खासतौर पर, तो उनको वो अपने आप को कई बीमारियों से बाहर लाने में और अपने को स्वस्थ करने में बहुत ही ये चीजें हमको सहायता मिल रही है इनसे। और रिवर्सल जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं कि क्रॉनिक बीमारियों से हम अपने शरीर को कैसे बचाएं, तो इसमें बहुत बड़ा रोल है सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। मल्टीपल सर्विंग्स का, 1 या 2 बार नहीं, आप जिस थोड़ा थोड़ा करके कई बार आप इनको ले सकें, जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लें। नट्स और सीड्स को भी हम लोग अपने खाने में इस्तेमाल करें, जो हम लोगों की जो एसेंशियल फैटी एसिड जिनको हम कहते हैं, जिसको हमारी शरीर को, हमारे ब्रेन सेल्स को खासतौर पर एसेंशियल फैटी एसिड की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए, वो सब जो है हमारी सब जो मूंगफली है, राजमा वगैरह है, चना है, जो ड्राई फ्रूट्स और सीड्स हैं उनमें हमको उपलब्ध होती है। उनका इस्तेमाल भी हमारा, ये तो बैलेंस खाने में आएंगे। जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं, स्प्राउट्स हैं, ये नट्स एंड सीड्स हैं, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, और इनको इस्तेमाल स्ट्रीम करके लेना है। और रॉ लेकर के उखाड़ा, बगीचे में से एक मूली उखाड़ी है, उसको लोग खाना शुरू कर देते हैं। उससे आपको पता होना चाहिए कि हम बहुत सारी गंदगी जमीन की उसको अपने पेट में ले रहे हैं, और उससे और फायदे के बजाय आपको नुकसान हो रहा है। इसलिए जो है, जो भी चीज हम लोग लें उसको खूब अच्छी तरह से पहले साफ कर लें, धो लें, धोने के बाद उसको इस्तेमाल करें। हो सके तो हल्का सा स्टीम कर लें, उससे आपकी जो है बहुत सारा उसका जो जर्म्स वगैरह हैं वो खत्म हो जाते हैं। और अच्छी तरह साफ होने करने के बाद अगर हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स को लेते हैं और स्प्राउट्स को लेते हैं, तो हम अपना एक, इसको कह सकते हैं कि बैलेंस डाइट ले रहे हैं और बैलेंस खाना खा रहे हैं। और वो खाना हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं भी तो उनको वापस करने में, उसका रिवर्सल में बहुत सारी सहायता हमें मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट प्लीज। हमारे मसाले जो हैं बहुत ही ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये देखा गया है कि जो भारतीय जो हमारे खान पान है उसमें बहुत ही ज्यादा बीमारियों से बचने की और बीमारियों को
से रिवर्स करने की, बीमारियों से स्वस्थ होने की बहुत बड़ी ताकत होती है। ये हमारे भारत में ना हो करके विदेशियों ने इस चीज को रिसर्च किया है और आज हमको बता रहे हैं कि जो टर्मरिक है, जो हमारा जो हल्दी जिसको हम कहते हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है और एंटी एजिंग काम करती है और दर्द नाशक की तरह से काम करती है, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह से काम करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इस तरह की चीजें हैं, जिंजर है, धनिया है और काली मिर्च है, सौंफ है और दालचीनी वगैरह है ये। और खास तौर पर जो है सेफ्रॉन, जिसको हम ये केसर कहते हैं, वो सारी, ये सारी ही चीजें हमारी जो है, हमारे एक शरीर को एक दवाई की तरह से काम करती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्टर की तरह से काम करती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करती है। और जो बीमारी हमारे शरीर में है उन सबको ठीक करने में ये सारे हमारे मसाले काम करते हैं। इनको उन्होंने, भारत के जो विदेशी रिसर्चर्स ने यहाँ आकर के देखा कि हमारे डाइट में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो आज वहां पर भी, हमारे विदेशों में भी ये सारे मसाले यूज होने लगे हैं और इन पर रिसर्च हो रही है। ये कैंसर को कैसे ठीक करते हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कैसे ठीक करते हैं, हमारी जो है, जो लोग बीमार हैं उनको कैसे ठीक करते हैं, हड्डियों की बीमारियों को कैसे ठीक करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग को समझ में आ रही हैं। और धीरे धीरे जो कंसेप्ट है हमारा डाइट के प्रति और समग्र स्वास्थ्य संवर्धन के प्रति, ये आ, ये जो है, पहले जो धारणाएं थी वो बदलती जा रही हैं और पलट रही हैं। इसलिए हमको अपने भारतीय खान पान पे, जो हम लोग खाते थे पहले, आज नहीं, पहले, आज तो हमारा बहुत दूषित हो गया। आज हमारा जो खान पान है वो बहुत ही उसका स्तर मैं कहूँगा गिर गया है। जो हमारे बच्चे खा रहे हैं, जो हमारे आज परोसा जा रहा है, तमाम जो पैटर्न, जो हमारा लोगों का, अपने घरों में खाना नहीं बनाना है, बाहर से लाना है और उसको प्रिजर्व करके रखना है, फिर उसी को खाते रहना है, बंद डिब्बे में, बंद फ्रिज में रखा हुआ खाना है, सबकी जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म होती चली जाती है। जो जो एक वैल्यू होती है, जो उसका ताकत होती है, जो उसमें आपके शरीर को पोषण करने के लिए, जो आपको बीमारियों से बचाने के लिए, जो जो प्राण शक्ति जिसको हम कहते हैं, वो शक्ति, प्राण शक्ति बिल्कुल खत्म होती जाती है। जितना हम उसको फ्रिज में रखते हैं, जितना हम इसको स्टोर करके रखते हैं, जितना उसको बाद में बासी करके खाना खाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे हम लोग प्लीज। अब थोड़ा सा मधुमेह के बारे में, हम लोग डायबिटीज के बारे में, अगर हमारा, मेरे ख्याल समय तो अभी थोड़ा है ही हमारे पास, तो थोड़ा चर्चा कर सकते हैं कि ये क्या चीज है। और डायबिटीज जो होती है, ये डायबिटीज दो तरह की होती है मेनली, जिसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं और टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में हमारा जो पैंक्रियाज ग्लैंड है, जो लिवर के साथ में जुड़ी हुई पैंक्रियाज, हमारी जो ग्रंथि होती है जहाँ से हमको ये इंसुलिन बनता है, उसमें ऐसी कमी होती है कि वहां पर सफिशिएंट जो शर्करा को नॉर्मल रखने में, हमारे खून की शर्करा को नॉर्मल लेवल पर रखने के लिए जो इंसुलिन की जरूरत हमें पड़ती है, वो इंसुलिन ही नहीं बन पाता है। ये हमारी टाइप 1 डायबिटीज है। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज है, जिसमें हमारी जो शरीर है वो इंसुलिन तो हमारा नॉर्मल बना रहा है पैंक्रियाज, लेकिन वो जो सेल्स में, जो हमारे बॉडी सेल्स हैं, वहां पर उस सेल्स में शुगर की मात्रा, शुगर को जाने से जो रोकने में काम, हमारा जो एक चाबी का काम, ताला चाबी का काम जो हमारा इंसुलिन करता है, वो नहीं हो पाता है। इसलिए उनमें वो सेल्स जो है रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन को। इंसुलिन नॉर्मल है, लेकिन इसीलिए जो है टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों को हम लोग इंसुलिन देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को इंसुलिन की जरूरत मोस्टली नहीं होती है। तो इसलिए हमको मधुमेह के बारे में, डायबिटीज के बारे में अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। और हीमोग्लोबिन करा, जो HB1AC कहते हैं उसको, उससे आपका, उस टेस्ट से पता लग जाता है कि आपका 5-6 महीने में क्या ब्लड शुगर लेवल रहा है। और साथ में आपके, अगर आपको शुगर है तो आपका ब्लड शुगर टेस्ट है और किडनी फंक्शन टेस्ट है, ECG है, आई चेकअप है। ये सब चीजें करते रहना चाहिए बीच बीच में, जिन लोगों को तकलीफ है। और जो आपका डाइट के बारे में है, तो डाइट वही कि हम लोग न्यूट्रिशियस डाइट लें, होल फूड लें और प्लांट बेस्ड डाइट, जो पेड़ पौधों की से हैं, जैसे खूब सब्जियां हैं और बीन्स वगैरह हैं। एक्सरसाइज खूब करें
और एक्टिव लाइफस्टाइल जिएं और पड़े ना रहें, अपने को हमेशा एक्टिव रखें, अपने को मोबाइल रखें, दिन भर कुछ ना कुछ काम करते रहें। ये हमारी जो है मधुमेह के लिए कुछ टिप्स हैं जो हमें करनी चाहिए, अपनानी चाहिए अगर हमें मधुमेह हो रहा है या हमारे संपर्क में कोई मधुमेह का मरीज है तो। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्लाइड। तो अब अगर हम अगला हम आते हैं उच्च रक्तचाप के बारे में। ब्लड प्रेशर जो होता है, ये वैसे सारी ही बीमारियां जितनी भी आ रही हैं वो हमारी मोस्टली जो हमारी जो रोज का हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से और खान पान की वजह से ही हो रहे हैं। मोस्टली अगर जब हम लोग नमक ज्यादा ले रहे हैं, हमारी एक्टिविटी नहीं है, हम लोग बैठे रहते हैं, हमारा स्लगिश लाइफस्टाइल है, चलते फिरते नहीं है, और नमक की मात्रा ज्यादा लेते हैं, और ये सब कोलेस्ट्रॉल वगैरह हमारा ज्यादा है, और कुछ हेरिडिटरी फैक्टर भी इसमें होता है, डायबिटीज में भी होता है, और शुगर में भी कुछ हेरिडिटरी फैक्टर जो जेनेटिक फैक्टर जिसको हम कहते हैं उसमें कुछ हद तक होता है। लेकिन अगर हम अपने खान पान में अपना जागरूक रहते हैं, अपने लाइफस्टाइल में जागरूक रहते हैं, खूब अच्छी तरह से एक्सरसाइज करते हैं, चलते फिरते हैं, और नमक की मात्रा कम लेते हैं, शुगर की मात्रा शुगर वाले मरीजों को कम देते हैं, तो हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। अगर उच्च रक्तचाप है तो उसको हमें टेस्ट कराते रहना चाहिए। अगर हम ये टिप्स को जो हमने अभी 7 पॉइंट डिस्कस किए हैं उनको अपनाते हैं तो हम ब्लड प्रेशर से भी बाहर आ सकते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर का आपका जो हाई ब्लड प्रेशर का आपके ऊपर लेवल लगा दिया गया है वो आपका खत्म हो सकता है, उससे आप बाहर आ सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। और बहुत सारे लोगों को हमने ठीक होते हुए देखा भी है इन 7 पॉइंट्स बिंदुओं पर हम अगर ध्यान रखते हैं तो। नेक्स्ट उस पर जाएंगे, अगली स्लाइड प्लीज। तो हम लोग अभी ये सारी चीजें अभी देख रहे थे कि हम होलिस्टिक हेल्थ क्या चीज है, सारी चीजें हमने देखी। योग प्राणायाम है, ध्यान है, और खान पान में काफी जागरूकता है, और नेचुरोपैथी का भी हम लोग नेचर के बारे में भी अगर हम कहें, योगा थेरेपी देखें, और इसके अलावा भी ये सब करते हुए भी होलिस्टिक में मेरे ख्याल है कुछ जो स्पिरिचुअल और सोशल स्पिरिचुअल पॉइंट्स कुछ आते हैं। उसमें हमारा जो नवग्रह है उनका रोल भी कुछ ना कुछ शरीर में हमारे होता है, जो हमारे कहते हैं ना इसकी हमारी दशा अंतरदशा क्या चल रही है। हमने देखा है काफी उसमें मैंने 2008 में अब रिटायरमेंट के बाद भी हमने देखा कि बहुत सारे बीमार ऐसे हैं जिनको हम मदद नहीं कर पा रहे हैं, उनको सब कुछ ठीक होते हुए, दवा देते हुए उनको ठीक नहीं हो रहे हैं। जब हमने देखा कि उनको कुछ उनके ग्रह दशा अंतरदशा का भी रोल कुछ उसमें, उसके लिए अगर प्रयास हमने किए, उनको अगर समझाया, उस तरह से उनको ध्यान देने के लिए कहा, उसके कोई उपाय उन लोगों ने किए, तो उसमें बहुत सारा फर्क पड़ता है। इसके अलावा गुरुदेव ने बहुत सारी किताबों में हमें बताया है कि बहुत सारे ऐसी और चीजें हैं जो छाया वगैरह है, आध्यात्मिक चिकित्सा के बारे में जो गुरुदेव ने बताया है वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमें फर्क नहीं पड़ रहा, गुरुदेव की पुस्तकें हैं आध्यात्मिक चिकित्सा के बारे में, जिसमें वो यहाँ तक कि ज्योतिष है, रेकी हीलिंग है, झाड़ फूक है, और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं उन्होंने आध्यात्मिक चिकित्सा में बता रखा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आध्यात्मिक चिकित्सा को भी जिसको और हम लोग अगर ध्यान देते हैं, मंत्र चिकित्सा है, दान है, इस तरह से। और कर्मफल सिद्धांत बताया गुरुदेव ने, जो आपने हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में जो कर्मफल किया, जो हमने काम किया है, उसका भी हमें कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता है, उसका हमें फल हमें हमारे शरीर को किसी न किसी बीमारी के रूप में सहना पड़ता है। यज्ञोपैथी के बारे में भी हम लोग गुरुदेव ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है। डॉक्टर पांड्या जी ने भी एक बहुत सुंदर किताब इसमें लिखी है। आवाज आ रही है? नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। तो हमारा ये पार्ट हुआ कि होलिस्टिक हेल्थ के बारे में। तो हमने डाइट के बारे में, अपने रोज के दिनचर्या, शारीरिक मानसिक सब कुछ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब अब ये कह सकते हैं कि जो हम लोग ये बात कर रहे हैं ये सभी कुछ ये नहीं है, फिर भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जनरल गाइडलाइंस हैं। तो अगर किसी का कोई दवा चल रही है,
किसी को इलाज चल रहा है, जैसे शुगर का इलाज चल रहा है, ब्लड प्रेशर का इलाज चल रहा है, तो ये नहीं कि हमने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करती तो 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो जाएगा। हम करेंगे धीरे धीरे, हमें पता लगेगा कि इन दवाओं की जरूरत कम पड़ जाती है, तो हमें डॉक्टर जो हमारा सलाह दे रहा है, जो हमारे फैमिली फिजिशियन है, उनके टच में रहना चाहिए, उनकी सलाह पर ही दवाई बात करना चाहिए। और अपना जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इन सब चीज़ों को हमें वेट है, सब चीज़ों को चेक करते रहना चाहिए समय-समय पर, अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ये सब टिप्स अगर हम अपनाते हैं, फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इन सब 7 बिंदुओं पर हम ध्यान देते हैं और अपना लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल दुरुस्त कर लेते हैं समझिए, तो फिर हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अगला जाएँगे, अगले स्लाइड पे। तो ये जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, मेनली मैंने पिछले 1 साल पहले हमारे बेटे ने एक किताब मुझे दी थी कि हाउ नॉट टू डाई। ये माइकल ग्रेगर एमडी ने, अभी आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, प्रिवेंशन एंड रिवर्सल ऑफ डिजीजेज थ्रू प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। और ये जो हम अभी चर्चा, सभी पॉइंट्स पे हमने, लगभग सभी पॉइंट्स पे इस किताब के बहुत सारे, मैं कहता हूँ कि 70% पॉइंट्स को मैं इसी अभी अपने 30-40 मिनट के, 20-30 मिनट के हमारे अभी डिस्कशन में हम लगभग टच कर चुके हैं। और आगे भी हमारा ख्याल है कि हम एक एक डिजीज को कभी हो सकेगा तो हम बाद में इसी को, इसी किताब को बेस मानकर अपने लाइफस्टाइल को कैसे हम चेंज करें, अगर किसी को कोई बीमारी है तो उस बीमारी से कैसे निजात पा सके, वो बाहर आ सके, इसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट मेरा ख्याल है पूरा अमन जी, मेरा ख्याल है बस तो हमारा यही है कि आज जी हमारा जी ये जी बड़ी टाइम तो हो ही गया। हाँ, तो हमारा ये छोटा सा प्रेजेंटेशन जो मेरे ख्याल है सबको चाहेंगे तो हम इसको बाद में फिर डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सभी के लिए अवश्य ही यह उपयोगी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, और सभी हमारे श्रोताओं को, सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। इतना आपने सुंदर और जो आपने ये हम लोगों को बताया, तो ये डेफ़िनेटली हम लोगों के लिए कहीं न कहीं बहुत ही उपयोगी है। इस तरीके का लाइफ़स्टाइल हम लोग को अपनाना भी चाहिए। और गुरुदेव ने भी जो इसके विषय में लिखा है कि हम लोग प्रकृति की तरफ आगे बढ़ें, और गुरुदेव का जीवन भी बिल्कुल एकदम खान-पान से संबंधित जो भी उन्होंने इसमें दिखाया, आहार शुद्धि से लेके, और हम लोगों को सिखाया इसमें एक नियमित, संयमित, क्योंकि गुरुदेव ने आहार और विहार जो अन्नमय कोश की साधना में बताया, तो ये आहार और विहार दोनों की दोनों के बारे में बताया। आहार का मतलब तो हमारा डायरेक्ट हम लोग जो भोजन कर रहे हैं वो हो गया। और विहार का मतलब जो हमारी लाइफ़स्टाइल है, जीवन शैली है, ये दोनों ही अगर हमारा समग्रता की तरफ बढ़ते हैं, तभी हम लोग जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो पाते हैं। और बीमारियों से, क्योंकि बीमारियाँ आगे समय में बहुत सारी बीमारियाँ आने वाली हैं, और नए-नए रूप में, नए-नए वेरिएंट्स में आने वाली हैं। तो वो सारी बीमारियाँ, ज़रूरी नहीं कि हम लोग बहुत सारी बीमारियों से जो है बच जाएँ। और बहुत सारी बीमारियों के शिकार हम लोग हो सकते हैं। तो उसमें वायरस का अटैक जो है, वायरल अटैक होता सभी के ऊपर है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी कितनी पावरफुल है, कितना हम लोग उस चीज़ को झेल पाते हैं। तो इस चीज़ पे तो निश्चित रूप से हम लोग जो इम्यूनिटी बढ़ाने की और ये सब चीज़ की आवश्यकता है। तो अब हम लोग प्रश्नोत्तर सेशन में आते हैं। तो कुछ हमारे अगर क्वेश्चंस कुछ बनते हो इससे संबंधित, अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया, या कुछ गाइडलाइन, कि डॉक्टर साहब का एक वृहद अनुभव है। आदरणीय डॉक्टर केडी जोशी जी और डॉक्टर कमलेश जोशी जी, आप दोनों ही मतलब डॉक्टर से बहुत पहले से आप लोग इसमें मेडिकल इसमें हैं। आपने बताया कि कई 50 इयर्स पहले आपने जो एमबीबीएस किया था, और तब से आप जॉब में भी रहे हैं, जॉब के बाद में भी आप सतत लोगों को गाइड कर रहे हैं अपने अनुभव से, और एक ऐसा जीवन जी भी रहे हैं। आपके लाइफ़स्टाइल को हम लोगों ने देखा है, तो इससे प्रेरणा भी मिलती है।
तो आप लोग जितने भी हैं इसमें हैं पार्टिसिपेंट्स, तो कोई किन्हीं कोई क्वेश्चंस हो तो वो पूछे जा सकते हैं डॉक्टर साहब से। जी। मैडम और थोड़ा सा इसको टच करेंगे इसमें, हमारे मैडम की तरफ से डॉक्टर कमलेश जोशी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी डॉक्टर साहब जी। जी, अवश्य। हाँ, जी। चलिए। चलिए। सभी को प्रणाम। जी, प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ जी। तो यह है समग्र स्वास्थ्य पर हम लोग बात कर रहे थे। इसमें ये अभी इस पुस्तक पर आधारित जो अभी बात हुई है, ये लाखों लोगों पर 40-50 साल तक रिसर्च हुई है और ये विदेशों में हुई है। इसलिए क्योंकि वो लोग तो शरीर के तल पर जीते हैं, उनके लिए सब कुछ शरीर है। लेकिन हमारे को गुरुदेव ने सारा ज्ञान दिया है कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम आत्मा मन सब कुछ है। तो समग्र स्वास्थ्य पर हमें ये सारी और चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब ये शारीरिक के बारे में बात हुई है। अब क्योंकि मन और शरीर बहुत जल्दी जुड़े, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। भावनात्मक संबंध, सामाजिक रूप से, अभी हमने परिभाषा जो समझी थी WHO की, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, जब इन सबको हम इकट्ठे लेके चलते हैं तभी एक होलिस्टिकली समग्र रूप से अगर हम चलते हैं, जहाँ पे हमें जरूरत है, हम एलोपैथी की जरूरत है तो ये एकदम ये नहीं कि नहीं जी उसको नहीं करना है, उसकी जांच भी कराएं हम। जहाँ पर हमें अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है, क्योंकि गुरुदेव ने तो हमें सब कुछ सॉल्यूशन दिया ही हुआ है। अगर हम उसको फॉलो करें तो सब समग्र रूप से स्वस्थ रह ही सकते हैं। अब ये जो पंचकोश साधना है, क्योंकि ये अन्नमय कोश को शुद्ध करेंगे और ये मनोमय कोश और अन्नमय कोश आपस में जुड़े हैं, प्राणमय कोश, तो इन सबको ठीक रखना जरूरी है। सिर्फ हमें शरीर में कोई बीमारी आ गई तो हमें इन सबको भी ठीक रखेंगे। जैसे ऑरा क्लीन करेंगे, आपके बारे में बताते, आभा मंडल को क्लीन करेंगे, उसके तरीके हैं। प्राणमय कोश को साफ नहीं करेंगे तो बीमारी जाएगी नहीं, चाहे आप लाख दवाइयां कर लो, लाइफ स्टाइल बदल लो, हमने देखे हैं सारे लोग, तो वो नहीं जा सकती। क्योंकि वो जो भी बीमारी आती है पहले हमारे आभा मंडल में, प्राणमय कोश में आती है। गुरुदेव ने इसका साहित्य डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। तो और फिर और मन में जो समस्याएं हैं, भावनात्मक रूप से जो है, वो उसका शरीर और मन का तो बहुत बड़ा संबंध है। गुरुदेव की कई पुस्तकें हैं, वो जड़ है मन में, कई आर्टिकल्स भी हैं, रोग तन में। तो इस पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब सारी दुनिया में इन सब पर काम हो रहा है और वो समझ रहे हैं कि इन सबको ठीक रखना, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को ठीक रखना जरूरी है, आनंदमय कोश को, विज्ञानमय कोश को। तो गुरुदेव के साहित्य में सभी कुछ सॉल्यूशन छुपा हुआ है। हम समग्र रूप से उसको लेकर के चलेंगे तभी कुछ होगा। दूसरा, खान पान में हमने ये भी देखना है कि प्रकृति के अनुसार, अपनी प्रकृति, किसी की वात पित्त की प्रकृति है या शरीर के अलग अलग तरह की होती है, तो उसके लिए कौन सी चीज सूटेबल है धीरे धीरे पता भी शरीर ही अपना खुद बता देता है, या इसकी जनरल नॉलेज हमें होनी चाहिए। और मौसम की चीजें जो भगवान ने बड़ी समझदारी से सब चीजें दी हैं हमें, कि भैया अब गर्मी है, अब तुम ये घिया खाओ, तुरई खाओ, टिंडे खाओ, ये खाओ, क्योंकि इनकी प्रकृति ठंडी होती है। और लोग क्या करते हैं, इस समय खा रहे हैं गोभी, और जाने कहाँ कहाँ से केमिकल डाल डाल के आर्टिफिशियल बिना मौसम की उगा के, आर्टिफिशियल ढंग से उगा के खाते हैं, तो वो भी नुकसान करती है। ये तो क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये एक एक चीज पर चलेंगे तो धीरे धीरे, कभी चाहेंगे तो धीरे धीरे, कभी कभी 10-10 मिनट का कर लिया जाएगा। और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कभी पूरी दुनिया में भी रिसर्च हो रही है कि इसकी वजह से, भावनात्मक स्वास्थ्य बिगड़ने से जुकाम से लेके कैंसर तक हो सकता है। इसलिए लुइस है और इन सब ने, रिसर्चर्स ने ये पुस्तकें लिखी हैं, और गुरुदेव ने तो इस पर बहुत ज्यादा बताया हुआ है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो ऐसे लाखों अभी एग्जाम्पल हैं दुनिया में कि जिनको मन को ठीक करने के बाद उनकी बीमारियां खुद ही गायब हो गई। और सोशल, अगर हम सामाजिक रूप से जागरूक नहीं है, हमें कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है समाज में कुछ होता रहे, देश में कुछ होता रहे, सिर्फ हम तो जी अपना आत्म कल्याण की साधना करेंगे या बस शरीर पर ध्यान देंगे, हमें कुछ नहीं, तो भी कुछ ठीक होने वाला नहीं है। गुरुदेव ने इसीलिए तो कहा है कि हम सब समष्टि, और व्यक्ति और समष्टि अलग अलग नहीं है, जो बाहर है वही अंदर है। तो हमें दोनों तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बाहर के लिए भी अगर हम नहीं कुछ कर रहे हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं इस समय की सामयिक हैं, देश के लिए हमें क्या करना है, राष्ट्र धर्म क्या है, हमारे शरीर के प्रति जो धर्म है वो सब तो हम करें, और ये देश के लिए, समाज के लिए कहाँ हम क्या मैक्सिमम कर सकते हैं। गुरुदेव यही चाहते थे, जो उनके साथ आंदोलन है, तब तक भी नहीं हम स्वस्थ रह सकते हैं, जिसको हम होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं, या समन्वित स्वास्थ्य की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी देना पड़ेगा, वो तो है ही, अभी उसमें गुरुदेव ने सब हमें दिया ही हुआ है, योग प्राणायाम ये सब, और जो भी है लंबा, वो तो बहुत बड़ा आप रोज पढ़ाते ही हैं, तो सभी चीज समझ के चलना पड़ेगा। और ये जो मिलेट्स की बात हो रही थी, मिलेट्स हैं मोटा अनाज, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा,
और ज्वार उसमें कम आता है, बाजरा हो गया, रागी हो गई, ये कंगनी हो गई, ये सब चीजें जो है हमारे पुरखों ने पहले यही सब चीजें इनको बहुत ज्यादा यूज करते थे, लेकिन हम सब भूल गए और ये गेहूं खाने लगे। गेहूं भी वो जीएमओ वाला और हाइब्रिड टाइप की सब्जियां वगैरह ये सब आती हैं, तो ये फायदा करने के बदले ग्लूटेन वूटेन सेंसिटिविटी तमाम बीमारियां हुई जा रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे जिनके यहाँ पर गाँव में खेत वेत हैं, तो हम मिलेट्स को ज्यादा से ज्यादा, मतलब इन मोटे अनाज को, इसका पूरा एक प्रोटोकॉल है। डॉक्टर खादर वल्ली एक फूड साइंटिस्ट है, अमेरिका से वो छोड़ के आए यहाँ पर, उन्होंने ये सारा चीजों पर रिसर्च की और लोगों के लिए पूरा प्रोटोकॉल बना दिया है। किसी को डायबिटीज है, कुछ भी है, तो उनके उसमें जाके आप साइट पे जाके, वो और उनकी बेटी सरला, अब तो बहुत सारे लोग लग गए हैं इस सब काम में, तो उसको आप सर्च कर सकते हैं और उससे कैसे हम स्वास्थ्य को वापस ठीक कर सकते हैं। तो अगर किसी को जरूरत है तो वो उनकी साइट पे जाके उसको भी समझ सकते हैं। और उससे एक ये होगा कि हम भारतीय अपने किसानों को मदद कर पाएंगे, किसान भाई बहनों की, क्योंकि ये मिलेट बहुत कम पानी में उग जाते हैं और मिनिमम खाद, मतलब इसमें कोई यूरिया वूरिया केमिकल और पेस्टिसाइड डालने की जरूरत ही नहीं होती, वो यूं ही उग जाते हैं। तो हम उनकी भी मदद कर पाएंगे, उससे इस तरह से हम देश की प्रगति में भी हम लोग योगदान दे पाएंगे, अपने हेल्थ को तो ठीक करेंगे ही। अब मिलेट्स की बात आ गई, चलिए और भी कुछ बहुत सारी होंगी। तेल की बात आ रही थी, तो तेल को भी मौसम के हिसाब से भी देख के खाना चाहिए और मिनिमम खाना चाहिए, जो है जितना हो सकता है। हाँ, ये भी नहीं कि बिल्कुल जीरो हम फैट ले लें, क्योंकि बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन डी, ए और ई होते हैं, ये सब फैट की उसमें एब्जॉर्ब होते हैं, फैट की प्रेजेंस में। तो हमें ये समझना पड़ेगा हमने विटामिन डी की गोली खानी है क्योंकि लोगों को खानी पड़ती है, जिनके ऑफिस ऐसे हैं। कई तो बेचारे ऐसे हैं कि उन्होंने सूर्य देव के दर्शन ही नहीं किए होते, वो 5 बजे से निकलते हैं, दिन भर एसी में बैठे रहते हैं, रात को आते हैं, तब तक कुछ उन्हें पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, आकाश ही नहीं देखा होता ऐसे लोग मिलते हैं मुझे तो कई बार। तो उन सब चीजों पर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी ध्यान देंगे हम लोग। और सूर्य देव तो है ही, वो तो सारी शक्ति प्रदान करते ही है हमें, तो उस पर भी ध्यान, क्योंकि विटामिन डी की सिंथेसिस होती है थायराइड के लिए, ये हमारे पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन के लिए। तो अपने यहाँ तो सब बताया, पर ये सब चीजें इसलिए बताई जा रही हैं कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं इन सब बातों को, हमें जो भी नॉलेज है उसको हम शेयर करें जनहित में। आपके यहाँ कोई मेड भी आती है, कोई पड़ोसी भी हैं, कोई भी आपको पार्क में भी मिलता है, उसको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उनको ये बताते चलें। लोग कहेंगे कि हमें क्यों धूम्रपान बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, हम तो ये सब करते ही हैं। पर हमें पता होना चाहिए, गुरुदेव ने कहा है जो कि उसके लिए व्यसन मुक्ति अभियान है, इसलिए हमें मालूम हो कि तंबाकू की क्या क्या दुष्परिणाम है, शराब पीने के, उसकी पुस्तकों पर है, नॉलेज पूरी रखें। कोई क्वेश्चन आंसर करे, क्वेश्चन करे तो हम उसका आंसर कर सकें और उसको मोटिवेट कर सकें इन सब चीजों को छोड़ने के लिए। तो ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है और गुरुदेव चाहते हैं कि हम सबको पर्यावरण के प्रति, अब तो पर्यावरण को भी होलिस्टिक हेल्थ में जोड़ा गया है। पर्यावरण हमारा ठीक नहीं है तो हम वैसे ही क्या कर लेंगे, चाहे कितना ही खा पी लें, पोल्यूशन इतना है और हम लोग पेड़ पौधों की सेवा नहीं कर रहे हैं, जितना हो सकता है प्रकृति से नहीं जुड़ रहे हैं, तो वैसे ही होगा। प्रकृति से जुड़ने से भी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। अभी तो ये थेरेपीज आ गई हैं इन सब चीज की, संगीत चिकित्सा और बहुत तमाम हमारे भारतीय रागों पर आधारित, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है, कई दिनों तक भी इसमें बात करते रहेंगे तो भी कम पड़ेगा। ये हमारे उसमें सामवेद में तो सारी संगीत चिकित्सा है, उससे उसके माध्यम से पहले रोगों को ठीक किया जाता था। तो और बहुत सारी रिसर्चेस हमारे योग प्राणायाम और इस पर हुई हैं कोरोना काल में, विशेषकर कोरोना काल में हुआ क्या, हमारा प्राणमय कोश बहुत खराब हो गया, भावनात्मक समस्याएं हो गई, लोगों का डर बैठ गया। तो उस सब से क्या हुआ, ये जो हमारा विशुद्धि चक्र है खराब हुआ, उसकी बैड एनर्जी जो है नीचे हृदय चक्र पर आई और फिर ये सब चीजें उनको सप्लाई मिलना है, क्योंकि हृदय चक्र जो है हमारा, अनाहत चक्र जो है लंग्स को सप्लाई करता है और हृदय को करता है। तो लोग डर के मारे, प्राणमय कोश खराब, मनोमय कोश खराब होने के कारण ज्यादा उनकी मृत्यु हुई, ना कि ये वायरस की वजह से। तो हमें लोगों को यही बताना है कि सिर्फ हम शरीर नहीं है, हम उसके अलावा बहुत कुछ है। तो हमें पांचों कोशों को ठीक करने की जरूरत है। और वो हम कैसे कर सकते हैं, एक वो बना के बच्चों को भी इन चीजों पर ध्यान दें, एक छोटा मॉड्यूल या कुछ ऐसे बना के, कि अब समय की देखिए सभी के पास आजकल कमी है, तो हम मिनिमम समय में ज्यादा से ज्यादा रोज की अपने दिनचर्या में हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं कि हमारे सारे कोश ठीक रह सकें। इसलिए चिंतन के लिए गुरुदेव ने स्वाध्याय दिया है, चिंतन को ठीक रखने के लिए पंचकोश साधना दी है, 3 शरीरों का वो दिया है ध्यान। तो इन सब चीजों को हम लेके चलेंगे तभी स्वस्थ रह सकते हैं, सिर्फ खान पान लाइफ स्टाइल से भी सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। इस चीज को विदेशी लोग समझ गए हैं और वहां पर इतनी ज्यादा इन विद्याओं का प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि
अभी समय की कमी नहीं तो मैं बताती क्या क्या रिसर्चेस आई हैं, क्योंकि गुरुदेव मुझे ये पढ़ाते रहते हैं कि ओंकार का क्या क्या वो फर्क पड़ा, और उससे कौन कौन से हमारे केमिकल्स बन रहे हैं, और क्या क्या, जैसे आप शॉर्ट में कर लेते हैं। ओम पर रिसर्च हुई है, वहां पर तो सालों से हो रही है। ये पता चला कि एक नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल है जो कि हमारी धमनियों को खोलता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को ले जाती हैं अंगों की तरफ, उसको भ्रामरी प्राणायाम पर पता चला, चबा चबा के खाने पर पता चला। लोग तो कहते हैं ना वो सो तो गुरुदेव कहते ही रहते हैं चबा चबा के खाओ, पर ये पता चला है कि मुंह में एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एंजाइम के साथ में मिलके वो नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल को नेचुरली बनाते हैं, जो वहां पे लोगों को कैप्सूल खाने पड़ते हैं, उनको पता चल गया है। अब वो 32 बार चबाने लगे हैं, 34 बार चबाने लग गए हैं भोजन को, कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड बने, वो हमारे खून में जाए, हमारी धमनियों को खोले, हमें हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक से और तमाम बीमारियों से बचाए। और हम लोगों को पता ही नहीं है, हम तो निगल ले रहे हैं जल्दी जल्दी में करके। और उन्हें पता चला है कि हम लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं, नाक से अच्छी तरह सांस ले रहे हैं, तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल नॉर्मली बन रहा है हमारे शरीर में। भ्रामरी प्राणायाम से भी वो बन रहा है। तो वहां लोग भ्रामरी के पीछे पागल हो रहे हैं विदेशों में ओंकार के पीछे जब भी हमिंग साउंड जो होती है ऊपर के से ये वाली, तो कोरोना काल में ये बहुत सिखाई गई थी कि आप इसको करो, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करो, जिससे कि ये हमारी सब खुले, रक्त वाहिनियां खुले और हम ये सब चीजों से बच सकें। तो इन ये सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों को बचपन से ही भ्रामरी प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, चबा चबा के खाना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस अभी समय की कमी होगी तो कभी आप चाहेंगे तो फिर से इस पर डिस्कस करेंगे। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें प्रतिदिन 5 कोशियों को हेल्दी बनाना है, तो और करते भी हैं हम लोग कि इसके लिए हम लोग ये जो हमारा अन्नमय और प्राणमय के लिए आसन प्राणायाम बंद मुद्रा, तो ये इससे हमारा अन्नमय और प्राणमय दोनों कोश एक साथ ठीक होते हैं। और मनोमय कोश के लिए जप और ध्यान कुछ ना कुछ, जबकि गुरुदेव ने तो हमें पहले दिन से ही हमें ये बताया मनोमय कोश की साधना के लिए जप, तो जप और ध्यान हम लोग ये करते रहें। विज्ञानमय कोश की साधना के लिए हम लोग हमेशा थोड़ा स्वाध्याय करके मनन चिंतन ये करने का प्रयास करें कि हम लोग केवल शरीर नहीं आत्मा है। तो अगर व्यक्ति आत्म भाव में भी जाता है तो बहुत सारी समस्याएं उसकी अपने आप इसलिए भी ठीक हो जाती हैं, क्योंकि रोग हमेशा शरीर को होता है, आत्मा को कभी कोई रोग नहीं होता, आत्मा हमेशा आनंद स्थिति में रहता है। तो ये चिंतन हमेशा बराबर बनाए रखना चाहिए, और गुरुदेव ने अपने जीवन की सबसे पहली पुस्तक में भी ये बताया, मैं क्या हूँ। तो ये जो है विज्ञानमय कोश की साधना। आनंदमय कोश की साधना में हम लोग हमेशा जो है कर्तव्य परायण जीवन जिए, ड्यूटीफुलनेस, जो भी हम काम कर रहे हैं, भले ही हमारे ऑफिशियल काम हो या कोई भी काम हो, तो एक ईश्वर ने हमें ड्यूटी दी है और अपना इस वजह से इसको कर रहे हैं, तो ये आनंदमय। तो 5 कोशों की साधना प्रतिदिन हर एक व्यक्ति को करनी ही है, और उसी से हम लोग जो है समग्र स्वास्थ्य की तरफ बढ़ पाएंगे। और ये आपने बहुत अच्छा बताया इसमें, और गुरुदेव ने तो हमें शुरू से ही ये सब चीजें बड़े ही सहजता से हमें दे दी। अब जी भैया, आगे किन्हीं का कोई ये बस प्रश्न मैं हो? वही कहना चाह रही थी कि हमें तो पता है, हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमें गुरुदेव मिले हैं, उन्होंने हमें सब बताया है, हम कोशिश कर रहे हैं सब करने की। पर हमें ये लोगों को बताना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाना बताना है, जी क्योंकि जी आने वाला जी समय जी कुछ ऐसा नहीं आ रहा कि अब हम सब ठीक रहेगा, आगे पता नहीं कौन कौन से वायरस आएंगे, क्या क्या आएंगे। जी, तो हमें आगे ज्यादा से और भी ज्यादा अधिक जी जी, घातक हाँ, बीमारियां और कठिन समय वायरस आने आने वाले। वाला है, इसलिए हमें ज्यादा तक लोगों को अपने तक नहीं सीमित रखनी है, हमें तो पता है, पर जी, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, चाहे ये रिश्तेदार हो, विद्या पड़ोसी हो। विद्या हमें तो हम क्या पहुंचानी। कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सबने सोचना है, तभी हम्म। हम लोग समग्र रूप से स्वस्थ और गुरुदेव का काम कर पाएंगे। वो यही तो चाहते थे कि ज्यादा से जी ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे, है ना भैया। ठीक है जी जी, थैंक जी, यू, बिल्कुल नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब जी। तो अब 10 मिनट का समय बचा है हमारे पास में, तो कहीं कोई प्रश्न उत्तर बनते हो इसमें तो ये अपन रख सकते हैं। जी, किन्हीं का कोई प्रश्न बनता हो, कहीं से भी बनता हो, तो उस पर चर्चा हो सकती है, या कोई अनुभव इसमें और भी जोड़ना चाहें अपना, तो बिल्कुल इसमें जरूर हम बताएं, सभी लोग लाभान्वित होंगे। प्रणाम भैया। जी दी प्रणाम, मीना दीदी जी। भैया दी बता रही थी तो मैंने थोड़ा बीच में मुझे लीव करना पड़ा,
मैं पूरा नहीं सुन पाई, तो मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगी एक बार शॉर्ट में कि जैसे वो कह रहे हैं कि सब तक इसको पहुँचाएँ, तो कुछ लोग तो बात करना पसंद ही नहीं करते हैं बिल्कुल। मतलब कई बार ऐसे मन में आ रहा होता है नहीं ये बता दें, नहीं ये समझा दें, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है वो लोग कि भई हमें तो हर चीज़ की जानकारी है, कि भई हम तो सब कुछ जानते हैं, हमें तो इस नॉलेज की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कई बार ऐसे बहुत सोच विचार करना पड़ता है कि इन लोगों को कैसे समझाई जाए बातें। तो मैं दी से थोड़ा-सा आग्रह करूँगी कि थोड़ा-सा शॉर्टकट में बताएँ दी। या दिल्ली शहर में तो ये लगता है कि अगर किसी को 4 बातें भी पता है ना, सुन-सुना के, देख-दिखा के यूट्यूब को वो अपना सबसे बड़ा गाइड मान रहे हैं आजकल लोग। तो किस तरीके से हम एफर्ट डाल सकते हैं? सही बात है, किस तरीके से हम अपनी बात को लोगों तक पहुँचाएँ क्योंकि लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं कुछ। जी। जी, जी डॉक्टर साहब। हाँ, वही है ना अज्ञानता। वो सोचते हैं हम सब कुछ जानते हैं, वही सबसे बड़ी अज्ञानता है। अब सिर्फ शरीर के मैक्सिमम लोग जो है सिर्फ शरीर के तल पर जीते हैं। आजकल यूट्यूब, इंटरनेट सब भरा पड़ा है कि ये खाइए, वो खाइए, ये कर लीजिए, उससे वो हो जाएगा, इससे इम्यूनिटी। जबकि स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो एकदम बस हमने च्यवनप्राश खा लिए और ये सब चीजें खा ली तो उससे सब हो गया। इतना लोग कर रहे थे फिर क्यों खत्म हुए? वो इसीलिए ये लोग ये समग्र स्वास्थ्य या अपने इन सब चीजों को नहीं जानते बाहर, इसके अलावा सिर्फ शरीर को समझते हैं। तो हमें उस किस पहले तो ये सोचना पड़ेगा किस लेवल का बंदा है ये। मान लो आपके यहाँ कोई मेड आती है, उसको उस ढंग से समझाएंगे। वो हमारी स्किल क्या है, गुरुदेव के सामने रख लीजिए। वही जो कराने वाले होते हैं वही होते हैं। क्योंकि गुरुदेव की कृपा से हम लोगों ने झुग्गी झोंपड़ी से लेके इन बस्तियों में, गाँव में और हाई क्लास के लोगों के बीच में, अमेरिका से लेके वहां के लोगों के बीच में भी सब करवाया उन्होंने। तो किस लेवल का व्यक्ति है उसको हम उस हिसाब से बताएंगे कि भाई कोई बिल्कुल ही अनपढ़ है तो उसको उस हिसाब से समझाने की कोशिश करें। मान लो आपको कोई आप हम लोगों को तो ये दे रखा है गुरुदेव ने, कोई मोची भी अगर बीड़ी पीता मिल गया तो उसके हिसाब, कोई सब्जी वाला गुटखा खा रहा है तो उसको समझाने लगते हैं। तो असर पड़ता है, ऐसी बात नहीं। आप पूरा अगर ये निष्ठा के संग में, तो बाकी गुरुदेव कराने वाले हैं और हम तो अपना कर्तव्य करें ना। चाहे वो कॉलेज में आप जाते हैं तो उस हिसाब से बताना पड़ेगा, साइंटिफिक ढंग से हर चीज को प्रेजेंट करना पड़ेगा। किस लेवल का व्यक्ति है और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इस पर हम लोगों को गुरुदेव ने बहुत सारा एक्सपीरियंस दे दिया 40-50 साल का, कि किस जेंट्री में आप किस ढंग से बता सकते हैं। मान लो आपको बाल संस्कारशाला बतानी है, बच्चों को ये खान पान का ज्ञान देना है कि जी बच्चों को सब्जी खानी चाहिए, हाइजीन का ध्यान, तो आप ये आंगनवाड़ी में आपके आसपास होगी वहां चले जाइए। कोई संस्था के होती हैं जहाँ पर बच्चे भी, लेडीज भी, काफी लोग आते हैं, उनको उनके लेवल का ज्ञान दे दीजिए। और ये हमारे इसके ऊपर वो करता है। और कुछ साहित्य दे दीजिए, और साहित्य को भी चूज करके देना पड़ेगा कि उस लेवल के व्यक्ति वो उसको समझ सके, नहीं तो वो उसको पढ़ेगा नहीं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह का व्यक्ति है, कैसी उसकी मानसिकता है। मानसिकता समझनी भी जरूरी है। वो करेगा, खारिज करेगा कि नहीं नहीं ये सब पता है, इस करने से क्या होता है, हम तो ये भी खाते हैं। सीधे लोगों का जवाब होता है जी हम तो ये भी खाते हैं। और सिगरेट पीने वाले को या बीड़ी वाले को बताएंगे, वो कहेगा इतने लोग तो पीते हैं उनको तो कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह की सब हमारे सामने भी आई समस्याएं, लेकिन गुरुदेव की कृपा से और कुछ उन्होंने ऐसी बुद्धि विकसित कर दी कि किसको किस तरह से बताना। बाकी हम अपना कर्तव्य करते चलें और गुरुदेव जाने, और उस व्यक्ति के अपने क्या है जाने। लेकिन सक्सेस तो बहुत मिलती है। स्कूल्स में जाइए, स्कूल्स में बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं इन बातों को। और कितना बड़ा स्कूल, अगर 11th-12th के बच्चे हैं तो आप उनको वैज्ञानिक ढंग से भी समझा सकते हैं और थोड़ा कई तरह से मिला जुला के। छोटे हैं तो छोटों को छोटों के हिसाब से कि देखो हम लोग तो बहुत सारे हरिजन बस्ती और उन सब में गए हैं, तो वहाँ के बच्चे बच्चे को याद हो गया था कि गुटखा खाने से क्या क्या बीमारियां होती हैं और क्या क्या होता है। तो वो अगर टेंडर एज में, छोटी एज में कुछ चीज समझा दी जाए, तो गुरुदेव ने हमारा ज्यादा फोकस यूथ एंड इस पर, बच्चों पर और महिलाओं पर दिया है। महिलाओं को आप समझा देंगे कि भाई देखो तुम्हारे इसकी हेल्थ, और उनको समझाना पड़ेगा देखो ये करने से ये प्रॉब्लम होती है और इस किताब में लिखा हुआ है, और ये तुम देख लो, अगर पढ़ सकती हैं तो ये किताब भी ले जाओ और तुम करके देखो खुद ही कि क्या होता है। तो फिर वो समझती हैं। हमने बहुत लोगों पर किया है, फिर वो ना उसका रिजल्ट आते हैं ना जब, तो वो फिर दूसरों को भी बताते हैं। इवन कोरोना काल में यज्ञ चिकित्सा के छोटे छोटे उपले और ये सब मेड्स को, ये जो इन सब को बांटे हम लोगों ने, उसमें वो दी हवन सामग्री को एंटी कोविड वाली, और उनसे कहा कि तुम 5 मिनट का ये करो, गायत्री मंत्र को जो जो जिस लैंग्वेज की थी उनको उसमें वीडियो भेजे मैंने, कि भाई जो बंगाली नहीं जानते तो उनको बंगाली लैंग्वेज में इसको समझाने के लिए,
या उससे संबंधित मैं अखंड ज्योति भी मंगा देती हूँ, वो कौन से उसकी है। तो धीरे धीरे लोगों को, और जब रिजल्ट आता है ना तो फिर विश्वास होते जाता है, वो औरों को भी बताते हैं। तो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग तरह के हमें प्रोग्राम डेवलप करने पड़ेंगे। तो ये सब हमने शांति कुंज में भी लिखा था कि स्टूडेंट्स के लिए अलग, जैसे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, सबके लिए एक ही यज्ञ का वो पैटर्न जो है नहीं हो पाता। विदेशों में हमने किया तो वहां उनको किस ढंग से समझाया जाए, जो बिल्कुल ही हिंदी नहीं जानते, जिनमें आस्तिकता नाम की कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो इतने इम्प्रेस हो गए, वहां के भारतीय लोग भी थे जिनका ये था कि हमने यज्ञ कराने जा रहे हैं वहां जगह जगह, वो फिर धीरे धीरे तो हमारी बुकिंग होने लगी कि कैसे करना है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बंद होके लगता। अच्छा, तो उसको इस ढंग से समझाना पड़ा कि वो, उसके बाद तो ज्यादातर लोग क्या करते थे कि बस ठीक है आरती के समय आते थे, बाकी वो ग्रुप में बैठ के बातें करते थे। जब हम लोगों ने गुरुदेव के ज्ञान के आधार पर समझाना शुरू किया इसका मतलब क्या होता है उनकी हिसाब से, इंग्लिश में या जैसे भी उनकी जैसी जेंट्री थी वैसे, फिर तो लोग कहने लगे तो कमाल हो गया, हम तो अपने घर में पूजा में ही नहीं बैठते थे क्योंकि हमें लगता था पंडित जी तो मंत्र मंत्र पढ़ पढ़ू के चले जाते हैं, बाद में आरती करने आ जाते थे। तो फिर तो उन्हें कहा अरे इसके पीछे इतना बड़ा विज्ञान है, इतनी अच्छी वो है तरीके। तो फिर तो कहने लगे आप हमारे यहाँ भी कराइए, उधर भी कराइए, इधर भी। तो ये सब चीजें सोच समझ के करनी पड़ती हैं। तो आप गुरुदेव के सामने बैठ जाइए, मनन चिंतन करिए, वो कुछ अलग अलग वो बनाइए, किस लोगों को क्या समझाना है, महिलाओं को क्या समझाना है, उनको खान पान से संबंधित और ये सब चीजें धीरे धीरे बताएंगे। कुछ अगर साहित्य के माध्यम से बता सकते हैं जो पढ़ सकती हैं तो वो सब हो जाएगा, और हो रहा है, और हमें करना है। बाकी गुरुदेव जाने, भगवान जाने, हम तो अपना काम करते चलें, कोई नहीं सुनता करके हम छोड़ नहीं दें, सीधी बात है है ना। जी धन्यवाद दी। हम्म तो अभी 2 मिनट का समय है हमारे पास में, और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसमें पूछ सकते हैं। आज तो बहुत बहुत अच्छा लगा। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव, और सभी दीदियों को प्रणाम, भैया आपको प्रणाम। एक क्वेश्चन है मेरा गायत्री उपनिषद से, कि सब तो समझ में आ गया, एक ये वायु सविता और अंतरिक्ष सावित्री, इसको थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए भैया। ये थोड़ा सा नहीं समझ तो लिए हैं, लेकिन फिर भी बहुत क्लियर इसका कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है कि ये क्यों ऐसा कहा गया। वायु और अंतरिक्ष का जो या तो जोड़ा कैसे बनाया गया, या इसको थोड़ा और डिफाइन कीजिए। अच्छा, वायु अंतरिक्ष का जोड़ा कैसे बनाया जाए? तो हम लोग ये मान के चलें कि अंतरिक्ष, यहाँ पर जो भी सब कुछ है अंतरिक्ष के अंदर है, जितने भी ग्रह नक्षत्र पिंड जितने भी हमारे हैं, तो ये सभी अंतरिक्ष के अंदर में ही है। और क्योंकि वायु एक तत्व है, तो ये तत्वों का अलग अलग इसमें, हाँ, तत्वों का हमारा अलग अलग स्वरूप है। चाहे वो अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे वो पृथ्वी हो, जल हो, आकाश हो, सभी अंतरिक्ष के अंदर ही समाया हुआ है। और अंतरिक्ष कोई केवल आकाश मात्र नहीं है, अंतरिक्ष है जो हमारा शब्द ब्रह्म है। तो शब्द ब्रह्म का जहां पर भी पसारा है, जहां पर भी ओंकार है, वहां पर अंतरिक्ष है हमारा। तो इसलिए ये कहा गया है कि इसको जोड़ा गया है कि वायु को जो है इसमें अंतरिक्ष से जोड़ा गया है। और धीरे धीरे करके इसमें ये भी बताया गया है कि अंतरिक्ष से शुरुआत करके फिर अंतरिक्ष में किस किस प्रकार से कैसे कैसे वो चीजें बदलती हैं, और कैसे सॉलिड बनता है उस सब का, तो पदार्थ बनता है। तो ये सारा का सारा इसी में घटित होता है। इसीलिए हम लोग देव शांति का मतलब हमारा प्रकाश लोक हो गया, और अंतरिक्ष शांति, तो अंतरिक्ष ये एक समग्र हमारा आ गया, जिसमें हमारे सभी ज्योतिर्पिंड और सभी ये आकाशीय पिंड इसमें व्याप्त हैं। तो ये लेके चला जाता है। जी दीदी। हेलो। हाँ भैया, ये तो ये समझे थे, जैसे दिन और रात को मिलाया, चाहे और अन्य सविता सावित्री मिला रहे,
वो सारा कुछ यही केवल क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे देवलोक हुआ या फिर इसका जोड़ा हाँ, बनाया तो गया। उसमें जैसे दिन और रात को इसमें मिलाया है ना, दिन और रात का जोड़ा बनाया वो है। तो समझ गए हैं भैया, केवल हाँ, इसी का इसका पूरी तरह से जो कॉन्सेप्ट होता है ना, एकदम अंदर आत्मा में, अंतरात्मा में बैठ जाए, ये तो बैठ नहीं पा रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, गायत्री उपनिषद की क्लास हम लोग रख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है ना ठीक है, भैया। तो हम केवल लोग पूरा ये एक, हाँ ये एक, यही इसी का जोड़ा, ऐसे तो हम समझ गए कि ठीक है, वायु सब जगह है, इसको आप सविता कहिए या सावित्री के, दोनों एक दूसरे का पूरक है। लेकिन ये अंतरिक्ष को जो लिया जा रहा है, इसको जैसे आदित्य और देवलोक को जोड़ा बनाया गया, तो इसको हम लोग समझ गए ऐसे कि चलिए पृथ्वी का जो सूक्ष्म रूप है वो देवलोक हुआ, और हमारे सूर्य का जो सूक्ष्म हुआ वो आदित्य हुआ, क्योंकि वहीं से मतलब सबका आदि कारण वही है और देवलोक भी है, इस तरह से। लेकिन ये वायु और अंतरिक्ष का जोड़ा कुछ समझ में नहीं, इसको और थोड़ा ठीक सा है, क्लियर। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में दीदी ले लेंगे अभी, है ना। और पूरा इस पे विषय चर्चा कर लेंगे इसका, कि क्यों, किस तरीके से बताया गया वायु अंतरिक्ष का जोड़ा क्यों है। ठीक है दीदी, तो क्योंकि हाँ समय हो ठीक है। गया है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में इसको ले सकते हैं दीदी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए। डॉक्टर केडी जोशी और डॉक्टर कमलेश जोशी जी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये रखा गया। आज नितिन भैया को क्लास लेनी थी, लेकिन नितिन भैया किसी कारणवश इसमें फंस गए थे यात्रा में, तो वो नहीं उपलब्ध हो सके। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग उनकी क्लास रख लेंगे नितिन भैया की, और नेक्स्ट टाइम फिर सभी लोग हम लोग इसी समय मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद भाई साहब, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, सभी को धन्यवाद।